छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 3 हिटलर के उदय के बारे में हम आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वाइमन गणराज्य का जन्म किस प्रकार से हुआ, युद्ध में जर्मनी के साथ क्या क्या आहत हुए, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से अध्ययन करवाए थे। और आने वाले वीडियो में हम नास्तिवाद के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे कि नास्तियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था करवाएंगे। इसलिए लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हम डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। हिटलर का उदय। देखो, हम जानते हैं कि हिटलर, इससे पहले भी बताया गया था हिटलर के बारे में। तो हिटलर कौन थे? तो ये हिटलर जर्मनी एक तानाशाह थे और जर्मनी के चांसलर थे और इन्होंने अपने अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। और हिटलर का जन्म देखिए, हिटलर का जन्म 1898 में ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ था। ये युवा अवस्था में बेहद गरीबी से गुजरे, रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में इन्होंने अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया। कारपोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मनी सेना की पराजय ने तो उसे हिलाकर रख दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने उसे आग बबूला कर दिया। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई थी। इस पराजय ने हिटलर को हिलाकर रख दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ली। तो 1919 में कौन सी पार्टी? तो जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर दिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नया नाम दिया। कौन सा? 1919 की जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी उसका नाम हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नया नाम दिया। इसी पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के भी नाम से जाना जाता है। में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने और बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला दिया गया। कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया और नाजी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नात्सीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होने लगे थे। हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि जर्मनी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और मजदूर बेरोजगार हो रहे थे। मध्यम वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी। तो नाजीवाद था, उसमें लोगों को अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी। और 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और इसे 37% वोट मिले। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, बोलने में वह बहुत अच्छा बोलता था, जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिला करके रख दिया करते थे। वह अपने भाषण में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना वर्साई संधि के साथ हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मनी समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा
को वापस लाने के लिए आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों को मुंहतोड़ जवाब देगा। इस प्रकार से हिटलर के जो वक्तव्य थे उससे लोग आकर्षित होते थे और उनके वक्तव्य में बड़ी लंबी कतारें खड़ी रहती थी। हिटलर ने राजनीतिक की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नास्तियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। और स्वास्तिक, तो हिटलर के जो का ध्वज था उसमें स्वास्तिक और छपे लाल झंडे और नास्तिक सैल्यूट और भाषण के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्तिशाली होने का प्रदर्शन करती थी। और नास्तियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक और एक ऐसा व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उभारने के लिए अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहतर आकर्षित दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो गया हो और वह भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा हो। इस प्रकार से जर्मनी वासियों को हिटलर के द्वारा किए गए कार्यों पर अत्यधिक मात्रा में रुचि थी और वो एकत्रित होने लगे। और देखिए अब लोकतंत्र का ध्वंस किस प्रकार। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग, तो 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति कौन थे? हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का भार ग्रहण करने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में जो चांसलर का पद है वो सबसे शक्तिशाली पद होता है। तब तक नास्ती पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में एक रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और भी आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमन संविधान में इस अधिकार को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। उसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। तो कम्युनिस्टों को कहाँ बंद कर दिया गया? कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया और कम्युनिस्ट का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची 6,808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों को थी। नास्तियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया। नास्ती शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। तो इनेबलिंग एक्ट कब पारित किया गया? इनेबलिंग एक्ट 3 मार्च 1933 को। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हासिल कर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नास्ती पार्टी और उससे जुड़े संगठन के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां, ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और नगरपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित कर दिया। मतलब संपूर्ण रूप से जर्मनी में तानाशाह शासन प्रारंभ हो गया।
पूरे समाज को नास्तियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवहारिक करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरिवर्दीधारी पुलिस और स्टार्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्तागो यानी गुप्तचर राज्य पुलिस और एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब और संवैधानिक अधिकार सहित अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई और गेस्तापो के यंत्रणागृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे और किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकासा दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब हम आपको दिखा रहे हैं पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण में क्या है, देखिए, जर्मनी ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिम्मेदार अर्थशास्त्री, तो जर्मनी ने अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए एक जिम्मेदार अर्थशास्त्री हालमार्न को वहाँ की अर्थव्यवस्था सौंप दी और साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिली और 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से भी पड़ला झाड़ लिया, मतलब लीग ऑफ नेशन से भी वो हट गए और 1936 में आइनलैंड पर दोबारा उन्हें कब्जा कर लिया। एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारा, तो हिटलर का नारा क्या था, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मनी भाग जो चेकोस्लोवाकिया के कब्जे में था, जर्मन भाषी स्टेंटरलैंड प्रांत पर भी कब्जा कर लिया। फिर चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लिया। इस प्रकार से जर्मनी और हिटलर की हड़प नीति चलती रही। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी साथ या समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी और घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी मिली इस कामयाबी से ऐसा लगता था कि देश की नियति अब पलटने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका। साख्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा खर्च न किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साख्त को उसके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए युद्ध का विकल्प चुना और वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला किया, जिसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी में इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया और यूरोप के ज़्यादातर देशों में नास्ती करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। 1940 के अंत तक हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। अब हिटलर का सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालीन सपने पर केंद्रित किया और वह जनता के लिए संसाधन और रहने के लिए इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर लिया,
यह हिटलर का एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चे ब्रिटिश वायुसैनिक के बमबारी की चपेट में आ गया, और जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनी को नाको चने चबवा रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे रहते जर्मन सिपाहियों का आखिर यह पीछा किया और अंत में बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटना से अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित हो गया। जो पूर्वी यूरोप है उस पर समुचित रूप से सोवियतों का वर्चस्व हो गया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से बचना चाहता था, लेकिन अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर नहीं रह सका। पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। इसमें फ्रेंच, इंडो और चाइना पर कब्जा कर लिया और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली। अब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर और अमेरिका ठिकानों पर बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरी विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका परमाणु बम गिराने से खत्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। हमने हेलमुट और उसके पिता की कहानी के बारे में आपको इस अध्याय के नंबर 1 वाले पार्ट में आपको जानकारी दी थी। इस प्रकार से हिटलर के द्वारा किए गए विजय की अभियान चलती रही। आने वाले वीडियो में हम नास्तिवाद के बारे में और विस्तार से अध्ययन करवाएंगे, इसलिए लगातार आप इन वीडियोओं को देखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।